हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है कोई भी एक टेम्परेचर में, वो होता है 3R के बराबर, जो कि हायर टेम्परेचर के लिए ठीक था, बट एट लोअर टेम्परेचर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लोअर टेम्परेचर में भी थ्योरेटिकली उसका वैल्यू 3R ही था एट लोअर टेम्परेचर, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि स्पेसिफिक हीट का वैल्यू ऑफ कोई भी क्रिस्टल का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू लोअर टेम्परेचर में 3R नहीं होता बल्कि कम हो जाता है। एंड ऑल्सो इन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट का वैल्यू डुलोंग एंड पेटिट लॉ ने 3R ही प्रेडिक्ट किया था, बट एक्चुअल में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट का वैल्यू 0 हो जाता है, जो कि बाद में आइंस्टाइन ने बोला था। आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया था बाय कंसिडरिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने बोला कि स्पेसिफिक हीट का वैल्यू एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में 0 हो जाएगा बोल के, एंड हायर टेम्परेचर में वो 3R ही रहेगा, जो कि डुलोंग एंड पेटिट लॉ कहता था। तो आइए देखते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या कहता है। It states that each atom in a solid behaves as an independent quantum harmonic oscillator vibrating with the same frequency. Quantum harmonic oscillator क्या है कि जो कि SHM नॉर्मल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो सेम ही है, बट यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड हो जाता है, डिस्क्रीट हो जाता है। डुलोंग एंड पेटिट लॉ में जो एनर्जी था वो कंटिन्यूअस था, वो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से था। यहाँ पर जो है वो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से है। क्वांटम थ्योरी एक्चुअली डिस्क्रीट एनर्जी कंसिडर करके किया गया है। And the specific heat of the solid arises from the quantized vibrational energy of these oscillators. जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होता है उसका वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो यहाँ पर आइंस्टाइन ने क्वांटाइज्ड एनर्जी कंसिडर करके इसको एक्सप्लेन किया है। तो डुलोंग एंड पेटिट लॉ में एक्चुअली क्या था कि कोई भी अगर वाइब्रेशन हो, एटम्स का जो वाइब्रेशन हो, वो कोई भी एनर्जी कंसिडर कर सकता है, बिकॉज वहाँ पर कंटिन्यूअस था। तो कंटिन्यूअस में कोई भी एक मिनिमम एनर्जी भी कंसिडर हो सकता है, बट इन डिस्क्रीट एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी में क्या होगा कि कोई भी एक एटम्स को वाइब्रेट करने के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। तो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज नॉट कंटिन्यूअस बट डिस्क्रीट एंड इट इज गिवन बाय। जो यहाँ पर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसको एक ऑसिलेट करने के लिए एक डिस्क्रीट एनर्जी चाहिए, जो कि होता है U बार। U बार मीन्स कोई भी एक एटम को एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, n+12 h nu। इसको हम लोग इक्वेशन 1 में दे देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द एवरेज एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था डुलोंग एंड पेटिट लॉ में, और यहाँ भी जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर जहाँ U का जो वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, वो हम लोग पुट करते हैं। तो यूजिंग 1 इन 2, ये वाला U का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यूजिंग 1 इन 2, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर U का वैल्यू हम लोगों ने n+12 h nu पुट कर दिया। यहाँ पर भी n+12 h nu डिवाइडेड बाई kT, एंड सिमिलरली नीचे हम लोगों ने पुट कर दिया। तो यहाँ पर फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग -h nu डिवाइडेड बाई kT को हम लोग x कंसिडर कर देंगे, जो कि है -h nu डिवाइडेड बाई kT। इसको हम लोग x कंसिडर कर देंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो ये इक्वेशन हो जाएगा U बार इक्वल टू h nu, जो हम लोगों ने यहाँ पर जो h nu है उसको हम लोगों ने पहले कंसिडर कर लिया है। समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n+1/2 एंड exp मैंने पहले भी बताया है कि exp का मतलब है एक्सपोनेंशियल टू द पावर समथिंग। यहाँ पर जो है वो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल टू द पावर है। तो exp एक्सपोनेंशियल टू द पावर n+12 इंटू x। यहाँ पर जो x है वो है h nu डिवाइडेड बाई kT। यहाँ पर -h nu डिवाइडेड बाई kT को हम लोगों ने x लिया है। सिमिलरली यहाँ भी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल टू द पावर n+1/2 इंटू x। तो इस टर्म को हम लोग अभी एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पर जो हमने समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिया है उसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे। तो h nu सेम ही रह गया। यहाँ पर अगर हम लोग n का वैल्यू हम लोग 0 से इन्फिनिटी लेंगे, तो 0 अगर हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू लेंगे तो वो यहाँ पर 0 + ½ रह गया। तो 0 नहीं, सिर्फ हम लोग हाफ लिख देंगे यहाँ पर, हाफ, एंड ये एक्सपोनेंशियल टू द पावर x/2 हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू 0 हो गया है, तो इधर रह गया हाफ इंटू x, जो कि है x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 0 हमने कंसिडर किया, फिर हम लोग कंसिडर करेंगे 1। तो n का वैल्यू जब 1 होगा तो ये टर्म हो जाएगा 3/2
एंड यहाँ पर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर हम लोग 2 कंसिडर करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 5/2 एंड एक्सपोनेंशियल टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही एक्सपेंड होगा। एंड सिमिलरली ये टर्म नीचे भी एक्सपेंड होगा। यहाँ पर सिर्फ ये हाफ, ये 3/2 एंड 5/2 नहीं होगा, ये वाला टर्म सिर्फ होगा, सेम ही है, सिंस ये दोनों टर्म सेम ही है। इसका नेक्स्ट लाइन जो होगा वो होगा एच न्यू सेम टू सेम लेगा, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ब्रैकेट में e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस e टू द पावर 5/2 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। तो इसको हम लोगों ने उल्टा करके लिखा है फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन। तो इसको हम लोग अगर डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, एंड फिर इसका डेरिवेटिव जो कि है ये। तो ये सिंपल चीज़ें, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। एंड फिर इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो e टू द पावर x/2 है, सब में e टू द पावर x/2 कॉमन है, तो e टू द पावर x/2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बच गया है 1, एंड यहाँ पर बच गया e टू द पावर x, यहाँ पर बच गया e टू द पावर 2x, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, एंड लॉग को हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट हम लोग जब इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग e टू द पावर जो ब्रैकेट में है 1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड लॉग को फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। तो यही है, यहाँ पर हमने ये एच न्यू सेम रखा है, एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है, एंड लॉग को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, बस। एंड अभी हम लोग को पता है कि लॉग एंड एक्सपोनेंशियल दोनों ऑपोजिट टर्म होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कट नहीं करेंगे, तो सिंस लॉग एंड एक्सपोनेंशियल ऑपोजिट होता है तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ x/2 प्लस लॉग, ये सेम ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 3। तो इसको हम लोगों ने कंसिडर किया था इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, एंड इसको हम लोग कंसिडर करते हैं इक्वेशन 3। नाउ एक फॉर्मूला होता है log इनटू में 1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसका स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस log इनटू में 1 माइनस e टू द पावर x। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये इक्वेशन 4। तो हम लोग इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, इसके जगह पर हम लोग ये वाला टर्म पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3। तो ई बार इक्वल टू हो गया है, एच न्यू सेम ही रहेगा, डेरिवेटिव भी सेम, इसके जगह पर बस ये वाला टर्म आ गया। यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस लॉग इंटू 1 माइनस e टू द पावर x है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर आ गया। एंड नाउ हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव दोनों का होगा, इसका भी अलग से डेरिवेटिव होगा, इसका भी अलग से डेरिवेटिव होगा। तो x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा हाफ, ये वेरी सिंपल। एंड log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू एक्स का डेरिवेटिव, तो log 1 माइनस e टू द पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर x इंटू में 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, एंड माइनस e टू द पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर x। एंड इसको अब हम लोग बस सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हाफ यहाँ पर सेम ही रह गया, एंड यहाँ पर e टू द पावर x सामने आ गया, एंड यहाँ पर माइनस वो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड नीचे रह गया 1 माइनस e टू द पावर x। तो यहाँ पर हम लोग इसके नीचे भी एंड इसके नीचे भी e टू द पावर x कंसिडर कर लेंगे। इस पूरे टर्म को हम लोग e टू द पावर x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये सेम ही रह गया हाफ, एंड यहाँ पर e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, यहाँ पर 1 बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। तो ये कैंसिल होकर 1 हो गया, यहाँ भी ये कैंसिल होकर 1 रह गया, एंड यहाँ पर बच गया 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस x। 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस x, एंड यहाँ पर ये कैंसिल होके 1 रह गया। तो नाउ h न्यू को हम लोग दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h न्यू डिवाइडेड बाई 2 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया h न्यू डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस x एंड -1 रह गया। तो x का वैल्यू हम लोगों ने पहले कंसिडर किया था जो कि था माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग ये पुट कर देंगे, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, एंड इसका भी माइनस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये टर्म हो गया e टू द पावर माइनस इंटू माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी एंड -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर टर्म रह गया ये, सॉरी यहाँ पर भी माइनस होगा -1। तो यहाँ पर u बार का वैल्यू आ गया
एच न्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच न्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन 5। तो ये जो वैल्यू है, जो एक एटम, कोई भी एक एटम जो है, एक एटम जो एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो होगा यू बार का वैल्यू। एंड सेम एटम 3 डायमेंशन में वाइब्रेट करेगा तो उसका वैल्यू हो गया 3 यू बार। एंड यहाँ पर n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो n मल्टीप्लाई n हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू आ गया 3n यू बार। तो यही है यहाँ पर। नाउ टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ n हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू u, जो कि होता है 3n यू बार। 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब हम लोग को पता है कि जितने डायरेक्शन में कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर सकता है पार्टिकल्स। तो यहाँ पर 3n ऐसे ही रहेगा एंड u बार का वैल्यू जो कि इक्वेशन 5 है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ एटम्स वाइब्रेटिंग इन 3 डायमेंशन, ये इसका वैल्यू हो गया। एंड अभी CV मतलब स्पेसिफिक हीट का वैल्यू हम लोग को जो चाहिए वो होता है डेरिवेटिव ऑफ U। तो U का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T मीन्स टेम्परेचर। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सामने 3n h न्यू डिवाइडेड बाई 2 जो कि कांस्टेंट है। सिंस ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हम लोग को पास सिर्फ रह गया ये वाला टर्म, सिर्फ ये वाला टर्म जिसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर भी 3n h न्यू कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो फाइनल हम लोग डेरिवेटिव करेंगे 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर h न्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1। इसका जो डेरिवेटिव होगा इसको हम लोग इजीली समझते हैं, ये है u एंड ये है v। तो u v का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ u v होता है जो u डिवाइडेड बाई v का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है v स्क्वायर। एंड यहाँ पर v ऐसे ही रहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u होता है, u का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, फिर माइनस में u रहता है एंड फिर v का डेरिवेटिव होता है। पहले v सेम रहता है, u का डेरिवेटिव होता है, फिर माइनस में u सेम रहता है, v का डेरिवेटिव होता है, नीचे v स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पर ये u है, 1 जो है वो u है एंड ये एक्सपोनेंशियल टू द पावर जितना है -1 ये v। तो पहले v सेम रहेगा एंड u का डेरिवेटिव होगा, फिर माइनस में u सेम रहेगा, v का डेरिवेटिव होगा। तो यही है यहाँ पर 3n h न्यू जो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, तो जो v था नीचे जो था वो सेम ही रहेगा एंड u का जो जो 1 था, 1 सिंस कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया एंड फिर माइनस में u जो कि 1 सेम ही रहेगा, v का डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है एक्सपोनेंशियल का को डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहता है, तो इसका डेरिवेटिव सेम ही रहेगा एंड पावर का डेरिवेटिव माइनस h न्यू डिवाइडेड बाई के टी स्क्वायर एंड जो 1 का डेरिवेटिव था वो 0 हो गया। एंड नीचे जो था इसका जो v टर्म था वो उसका स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे एंड नीचे यहाँ पर हम लोग k से मल्टीप्लाई एंड k से डिवाइड कर देंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन, फर्दर सिंप्लीफिकेशन। तो ये वाला टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर टोटल 0 हो गया। तो यहाँ पर बच गया, ये टर्म माइनस था, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म पूरा प्लस हो गया। तो ये टर्म हमने पहले लिख लिया है एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी स्क्वायर एंड यहाँ पर बच गया ई टू द पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी एंड डिवाइडेड बाई में ये वाला टर्म। तो यहाँ पर एन के एच न्यू रह गया, एक के जो था यहाँ पर डिवाइडेड में जो के था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर जो सिर्फ के था वो के स्क्वायर हो गया एंड टी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया एंड ये वाला टर्म सेम ही रह गया, ये वाला टर्म भी सेम रह गया। तो यहाँ पर एच न्यू है, यहाँ पर भी एच न्यू होता है, एच न्यू स्क्वायर हो गया एंड यहाँ पर के स्क्वायर टी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये टोटल में होल स्क्वायर हो गया, एन के 3n के ये एच न्यू स्क्वायर एंड के स्क्वायर टी स्क्वायर मिलके टोटल में होल स्क्वायर हो गया एंड यहाँ पर ये वाला टर्म रह गया एंड ये वाला टर्म रह गया। तो ये जो था ये है स्पेसिफिक हीट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है ये। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका स्पेशल केस में हम लोग एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर में केस देखेंगे। हम लोग ये जो एच न्यू डिवाइडेड बाई के है जो कि कांस्टेंट है उसको हम लोग लेंगे
थीटा ई जो कि है आइंस्टाइन टेम्परेचर, इसको हम लोग आइंस्टाइन टेम्परेचर से डिनोट करते हैं। तो इसको हम अगर हम लोग एच न्यू डिवाइड बाई के को हम लोग आइंस्टाइन टेम्परेचर लेंगे थीटा ई, तो जो सी बी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3n के थीटा ई, यहाँ पर थीटा ई डिवाइडेड बाई टी, थीटा ई डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर e टू द पावर थीटा ई डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई e टू द पावर थीटा ई डिवाइडेड बाई टी -1 होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म यहाँ भी कर सकते हैं, स्पेशल केस इसके बाद भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो नाउ स्पेशल केस में फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं एट हायर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो टी का वैल्यू इस थीटा के टर्म से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो आइंस्टाइन टेम्परेचर था उससे बहुत ज़्यादा टी का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि है थीटा ई डिवाइडेड बाई टी, तो ये 1 से बहुत लेस हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये नीचे वाला टर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, तो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ पर टी बहुत हाई है, मतलब अप्रॉक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो नाउ जो e टू द पावर थीटा डिवाइडेड बाई टी था उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे, ये स्टैंडर्ड टर्म होता है थीटा e टू द पावर समथिंग कुछ भी चीज़ हो उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं ऐसे, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस थीटा ई डिवाइडेड बाई टी प्लस हाफ इंटू थीटा ई डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लोग सिर्फ इतना ही टर्म लेंगे, जो ये वाला टर्म है 1 प्लस थीटा ई डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि यहाँ पर जितना फर्दर जाएगा उतना जो टी का वैल्यू उतना बड़ा है, एंड टी का जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उसका स्क्वायर उतना ही बड़ा होगा, तो नीचे वाला टर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू ऊपर वाला टर्म से, तो अल्टीमेटली जो टर्म हो जाएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, एंड जितना फर्दर जाएंगे उतना छोटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट ही कर देंगे, वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो नाउ अभी के लिए हम लोग ये टर्म ही कंसिडर करके चलते हैं। तो नेग्लेक्टिंग हायर पावर सिंस इट विल बी वेरी स्मॉल, तो हायर पावर जितना हायर पावर होगा उतना स्मॉल हो जाएगा। तो ये वाला एक्सपेंशन ना लिख के यहाँ पर सिंपली नोट्स में हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सिंस ये इक्वल टू ये इक्वेशन 2। तो इस वाले टर्म के जगह पर हम लोग e टू द पावर थीटा डिवाइडेड बाई टी को टी के जगह पर हम लोग ये वाला टर्म यूज़ करेंगे इन इक्वेशन 1, यूजिंग 2 in 1। तो सी बी का वैल्यू हो जाएगा 3n के, एंड यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई टी, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई टी, एंड यहाँ का -1 एंड होल स्क्वायर। तो यहाँ का 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर था थीटा डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी थीटा डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर, थीटा डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 3n के इंटू में 1 प्लस थीटा ई डिवाइडेड बाई टी। तो नाउ सिंस टेम्परेचर बहुत हाई है जो कि टेंस टू इन्फिनिटी है, तो टेंस टू इन्फिनिटी जब हो जाएगा तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, तो अल्टीमेट जो टर्म हो जाएगा ये वाला टर्म हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये वाला जब टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3n के ही रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी बी इक्वल टू 3n के 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0, तो ये ओवरऑल टर्म जो आ जाएगा सी बी इक्वल टू 3r आ जाएगा, क्योंकि n के का जो वैल्यू है वो 3r है। तो अल्टीमेटली जो एट हायर टेम्परेचर है, आइंस्टाइन थ्योरी ये कहता है कि हायर टेम्परेचर में जो CV का वैल्यू हो जाएगा वो 3r है, जो कि डुलोंग पेटिट लॉ भी बोलता है। तो एट हायर टेम्परेचर आइंस्टाइन थ्योरी एंड डुलोंग पेटिट लॉ पूरा सेटिस्फाई करता है, एक्यूरेट। जो फर्क आता है वो होता है लोअर टेम्परेचर में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं केस 2 जो कि है एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में क्या होगा, जो टी का वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। तो तब क्या होगा, जो थीटा ई का वैल्यू है, जो आइंस्टाइन टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा ई डिवाइडेड बाई टी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1 से। तो जो हमने ये वाला टर्म कंसिडर किया था, इसको हम लोग सिंस ये वाला टर्म थीटा से 1 से बहुत ज़्यादा है और एक्सपोनेंशियल टू द पावर में है, तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर और भी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर 1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 बहुत ही छोटा हो जाएगा। एक टर्म समझ लीजिए, कोई भी चीज़ जो एक्सपोनेंशियल टू द पावर में है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर जो 1 भी है 2 भी है कुछ भी है, उसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बहुत बड़ा टर्म आएगा। एंड सिमिलरली जो लॉग में है, लॉग में कोई भी टर्म है 1 2
3 या फिर 100,000 कुछ भी चीज़ है, तो जब हम लोग करेंगे उसका वैल्यू बहुत छोटा आएगा। तो लॉग में कुछ भी है उसका वैल्यू छोटा आएगा, एंड एक्सपोनेंशियल में जो वैल्यू है उसका वैल्यू बहुत बड़ा आता है। तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल में है तो इसका वैल्यू बहुत बड़ा आ जाएगा, नॉर्मल से भी बड़ा आ जाएगा, एंड ऐसे भी बड़ा है, एंड जब उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वो और भी ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ओवरऑल टर्म 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अल्टीमेट CV का जो वैल्यू हो जाएगा, जो कि स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है 3n के थीटा ई डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर इंटू में e टू द पावर थीटा ई डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई e टू द पावर थीटा ई डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर में है एंड ये 1 है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया यहाँ पर सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर थीटा ई डिवाइडेड बाई टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो कैंसिल आउट होके वहाँ पर बच गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर थीटा ई डिवाइडेड बाई टी, ये बच गया, एंड पावर में सिर्फ 1 बच गया। तो इसको हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा ई डिवाइडेड बाई टी माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यही है e टू द पावर माइनस थीटा ई डिवाइडेड बाई टी। ये सिंपल एकदम सिंपल चीज़ है, एंड यहाँ पर जो n के का वैल्यू था वो था r। तो अल्टीमेटली जो CV का वैल्यू आ गया वो आ गया 3r इंटू थीटा ई डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर इंटू में e टू द पावर माइनस थीटा ई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर जो ये टोटल चीज़ें वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जब यहाँ पर टेम्परेचर का वैल्यू बहुत लो आ जाएगा, मीन्स टेम्परेचर बहुत लो होगा, एब्सोल्यूट 0 के लगभग हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म e टू द पावर थीटा ई डिवाइडेड बाई टी में है, इस वाले टर्म में है। तो यहाँ पर जब t का वैल्यू बहुत लो हो जाएगा तो ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला टर्म भी ज़्यादा होगा एंड ये वाला टर्म भी ज़्यादा। तो जब बहुत कम हो जाएगा तो ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा, एंड साथ ही साथ ये वाला वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगा, यहाँ पर माइनस में है। ये वाला टर्म सेम है, बट इधर प्लस है इधर माइनस है, एंड इधर एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल एंड नेगेटिव में बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, इसको ओवरथ्रो कर देगा। तो अल्टीमेटली जितना ज़्यादा टी का वैल्यू कमेगा उतना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट का वैल्यू जो है वो कमेगा, एंड जब टी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आइंस्टाइन यही एक्सप्लेन करता है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में CV का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि ये जो आइंस्टाइन ने किया एंड डुलोंग पेटिट लॉ का जो थ्योरी है वो अलग अलग कैसे है, मीन्स डुलोंग पेटिट लॉ ने क्लासिकल में एक ऐसा क्या गलती किया था जो उसने एट लोअर टेम्परेचर वो उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट क्वांटाइजेशन में ऐसा क्या हो जाता है कि आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। तो आगे तो पहले हम लोग समझते हैं कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट चीज़ को एक्चुअल में कैसे होते हैं। तो कंटिन्यूअस सपोज दैट ये लाइन है, कोई भी लाइन है, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस में अगर एटम्स को वाइब्रेट करना होगा तो वो कोई भी एनर्जी ले सकता है। यहाँ पर छोटा छोटा इतना बड़ा इतना भी एनर्जी ले सकता है एंड इतना बड़ा भी एनर्जी ले सकता है, ये पूरा एनर्जी ले सकता है एंड ये छोटा एनर्जी भी लेकर चल सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। बट डिस्क्रीट केस में क्या होता है, ये जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, अलग अलग है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक को वाइब्रेट करने के लिए, एटम्स को वाइब्रेट करने के लिए मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए ही चाहिए। एक एटम को वाइब्रेट करने के लिए, सपोज एक एटम को वाइब्रेट करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अगर उसका एनर्जी यहाँ से इतना तक भी हुआ तो इतना जो छोटा एनर्जी रह गया वो भी इतना छोटा एनर्जी रह गया तो वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। तो यही आइंस्टाइन क्लियर करता है कि लोअर टेम्परेचर में उसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो नहीं हो पाता है। तो डुलोंग पेटिट लॉ का यही मिस्टेक था, उन्होंने जो एनर्जी को कंटिन्यूअस कंसिडर किया था। एनर्जी कंटिन्यूअस करने से उनके अकॉर्डिंग जो एटम्स का वाइब्रेशन था वो कोई भी थोड़ा बहुत ही एनर्जी लेके, लोअर टेम्परेचर में सिंस थर्मल एनर्जी बहुत कम होता है तो थोड़ा एनर्जी लेके भी वो एनर्जी वाइब्रेट कर सकता था। बट आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बहुत कम एनर्जी से वो वाइब्रेट नहीं कर सकता, उसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो बहुत जब टेम्परेचर डिक्रीज होता ही रहेगा तो उसका वाइब्रेशन एनर्जी भी कमता रहेगा। बट डुलोंग एंड पेटिट लॉ में वो नहीं था। डुलोंग एंड पेटिट लॉ में जब उसका टेम्परेचर कमता रहेगा फिर भी उसका वाइब्रेशन नहीं कमता है, वाइब्रेशन उसका 3R ही रहेगा। तो यही फर्क था कि आइंस्टाइन ने बोला
उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है एंड उसको एक वाइब्रेशन करने के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, जो कि हायर टेम्परेचर में तो ठीक है बट लोअर टेम्परेचर में उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरा नहीं होता, तो वो उतना वाइब्रेट नहीं कर पाता एंड ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होने से उसका स्पेसिफिक हीट भी डिक्रीज हो जाता है एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में उसका पूरा जीरो ही हो। तो यही था आइंस्टाइन एंड डुलोंग पेटिट लॉ के बारे में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आप में से किसी को वीडियो समझ में ना आए तो आप लोग दोबारा देखिए, क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है, और अगर फिर भी कुछ डाउट